हेलो एवरीवन। हमने अपने लास्ट सेल के लेक्चर में जो है प्रो और यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात की थी। उसके अलावा हमने डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में बात की थी जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बना रहे थे। यहाँ पर हम कुछ और ऑर्गेनेलीज के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा साइटोस्केलेटन सिस्टम वगैरह को भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट अपने लेक्चर में भी माइटोकॉन्ड्रिया की बात की थी, बट यहाँ पर कुछ और हम बातें करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोलिकर ने डिस्कवर किया था, और जो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया है इट वाज गिवन बाय कार्ल बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, और इसकी अगर आप मेम्ब्रेन देखो तो जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो कि ट्रांसपोर्टर हैं, लाइकोपोरीन, इसकी बात हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। उसके अलावा अगर आप इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन देखो तो यहाँ पर आपको कुछ फोल्डिंग्स देखने को मिलेंगी जिनको हम बोलते हैं क्रिस्टी। तो ये जो क्रिस्टे हैं ये हेल्प करते हैं जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इसका जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज करने में। उसके अलावा जो आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो भी जो है इसी रीजन में चलती है जो आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। और जो दो मेम्ब्रेन के बीच का ये स्पेस है इसको जो है हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है। उसके अलावा जो आपकी इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक आपको एक्वस टाइप का एक इन्वायरमेंट मिलता है जिसको आप मैट्रिक्स बोलते हो। और जो आपका मैट्रिक्स है उसके अंदर आपको जो है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए देखने को मिलेगा जिसको आप माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी बोलते हो। हमने ऑलरेडी भी ये कल डिस्कस किया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है और जो क्लोरोप्लास्ट हैं दे आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज, और इनके पास अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम जो है इनके पास राइबोसोम्स भी जो है इनमें प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम जो यहाँ पर पाए जाते हैं वो 70s होंगे, यूजली जो यूकैरियोट्स हैं उनमें 80s राइबोसोम्स होते हैं। बट ये ऑर्गेनेलीज जो हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल को रिजेंबल करती हैं, तो इनमें 70s राइबोसोम और जो इनका डीएनए है वो भी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। जो कि हम यूजली यूकैरियोट्स में देखते हैं तो लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है। सो द नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है ये आपको ऑलमोस्ट सभी प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। जो टर्म प्लास्टिड है इट वाज कॉइन्ड बाय अर्नस्ट हैकल। और जो प्लास्टिड हैं दीज आर वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली इन द प्लांट सेल। और इनको जो प्लास्टिड हैं ये तीन तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है इट इज द कंटेनिंग द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, जिसको हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे डिटेल में। और ल्यूकोप्लास्ट जो हैं ये कलरलेस होते हैं, और जो क्रोमोप्लास्ट हैं ये कलर्ड होते हैं एक्सेप्ट ग्रीन, यानी कि जो क्रोमोप्लास्ट हैं उनके अंदर आप कुछ पिगमेंट्स जो है वो देखो, और प्लांट्स को जो है डिफरेंट कलर प्रोवाइड करने का काम भी करते हैं। और जो क्रोमोप्लास्ट हैं ये स्टोर करके रखते हैं कुछ पिगमेंट जिन्हें हम कैरोटीनॉइड्स बोलते हैं, जिसके अंदर जो है कैरोटीन दैट इज द रेड पिगमेंट, उसके अलावा जेंथोफिल जो कि आपका येलो कलर का पिगमेंट है। इवन जो टमाटो वगैरह हैं या चिलीज वगैरह उनका जो कलर होता है वो भी लाइकोपीन की वजह से होता है जो कि उनको रेड कलर प्रोवाइड करता है। उसके अलावा अगर हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट जो है ये कलरलेस होता है और इसका एक फंक्शन जो है वो स्टोरेज का रहता है। ये डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्टोर करके रखने में हेल्प करता है। और ये इसी के बेस पे जो है हम ल्यूकोप्लास्ट जो है इसको डिफरेंट कैटेगरीज में जो है डिवाइड कर सकते हैं। लाइक अल्यूरोप्लास्ट, जो अल्यूरोप्लास्ट हैं वो आपकी जो प्रोटीन्स हैं उनको स्टोर करके रखते हैं। और जो एलियोप्लास्ट हैं दे स्टोर लिपिड्स, and the amyloplast they store कार्बोहाइड्रेट्स या जिसको हम स्टार्च बोल सकते हैं। तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट का मेन फंक्शन है ये स्टोरेज में रहेगा। बाकी क्रोमोप्लास्ट जो है ये कलर जो है देने में हेल्प करता है प्लांट को, एक्सेप्ट ग्रीन कलर। ग्रीन कलर के जो प्लास्टिड होंगे उन्हें हम क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। और अब हम नेक्स्ट जो है थोड़ा क्लोरोप्लास्ट जो है इसको आगे डिटेल में देख लेते हैं। सो क्लोरोप्लास्ट इट इज आल्सो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली जिसका जो है अपना डीएनए भी होता है, और राइबोसोम्स भी जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर भी जो डीएनए है वो सर्कुलर होता है, तो और जो राइबोसोम हैं वो प्रोकैरियोटिक टाइप होंगे 70s। और जो क्लोरोप्लास्ट है ये भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है जो काफ़ी ज़्यादा परमिएबल होती है एज कम्पेयर टू इनर मेम्ब्रेन, स्पेशली आयंस वगैरह के लिए।
और जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है ये काफ़ी ज़्यादा फोल्डेड होती है और अंदर की तरफ इन्वेजिनेशंस जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और ये जो इन्वेजिनेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं इनर मेम्ब्रेन के अंदर, इसी को हम बोलते हैं थैलेकॉइड मेम्ब्रेन सिस्टम, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, जो आपकी ये इनर वाली मेम्ब्रेन है। दिस वन इज योर आउटर मेम्ब्रेन। और यहाँ पर जो है आपको कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो है इस तरह से देखने को मिलते हैं थैलेकाइड के अंदर, जिन्हें हम बोलते हैं ग्रेना। सो दिस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दे आर कॉल्ड एज ग्रेना, जो कि एक्चुअली आपकी जो थैलेकाइड मेम्ब्रेन है इनर मेम्ब्रेन उसी की फोल्डिंग्स हैं। और उसके अलावा आपको ये जो ब्लैक कलर में कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जो डिफरेंट जो ग्रेना है उनको आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिला। स्ट्रोमा लैमिला, ये इनको ज्वाइन करने का काम करती है। और उसके अलावा यहाँ पर जो है जो मेम्ब्रेन के अंदर का ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये एक्वस होता है और इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। सो स्ट्रोमा जो है दिस इज द एक्वस मीडियम, जिसके अंदर आपको जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो देखने को मिलेंगे, लाइक डीएनए, आरएनए एंड द राइबोसोम्स, दे ऑल आर प्रेजेंट देयर। और ये जो थैलाकाइन मेम्ब्रेन है इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्वांटोजोम्स। और इन्हीं क्वांटोजोम्स के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं आपके क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स। जो एक क्वांटोजोम है उसके अंदर अबाउट 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सो जो आपका क्लोरोफिल है वो आपकी जो थैलाकाइड मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रेजेंट होगा। और उसके अलावा हम बात कर चुके हैं कि ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है जिसका अपना डीएनए है। और ये जो डीएनए है इसको आप ये भी याद रखेंगे कि ये जो सर्कुलर डीएनए होता है, जैसा कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया की भी बात की थी, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा जो कि एक्चुअली एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो सेल का है उसके अलावा, और ये इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंटली डिवाइड करता है जो आपका मेन जेनेटिक डीएनए है उससे। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स जो हैं वो आपकी लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली है इन केस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स में सबसे जो बड़ी सेल ऑर्गेनेली है वो वैक्यूल्स हैं। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल्स में जो है वैक्यूल्स यूजुअली एब्सेंट होते हैं, और अगर प्रेजेंट हों भी तो काफ़ी स्मॉल होते हैं साइज में। स्पेशली जो वैक्यूल्स हैं वो आपको जो यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक जो आपके प्रोटोजोन्स वगैरह हैं उसमें देखने को जो है मिलते हैं, बट साइज में काफ़ी छोटे होते हैं। तो मेनली जो है ये प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं और इन सम केसेस दे ऑक्यूपाई मोर देन 90% ऑफ द एरिया ऑफ द प्लांट सेल। और जो वैक्यूल्स हैं ये ईआर की पिंचिंग से बनते हैं। उसके अलावा ये जो है एक सिंगल मेम्ब्रेन जो इसको कवर करके रख रही होती है उसको बोलते हैं हम टूनोप्लास्ट। जो वैक्यूल्स हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं और डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन, जैसे ये कुछ ऐसे वैक्यूल्स हैं जो फूड को स्टोर कर रहे हैं जिन्हें हम फूड वैक्यूल बोलते हैं। देन एयर वैक्यूल्स, एयर वैक्यूल जो है ये हेल्प करते हैं बायोंसी के अंदर। उसके अलावा भी जो वैक्यूल्स हैं उनका फंक्शन जो है बयानसी के अलावा एक ये भी होता है कि ये मैकेनिकल जो स्ट्रेंथ है सेल को या मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट सेल को देने में वो भी हेल्प करते हैं। और कुछ वैक्यूल्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जो अपने अंदर जो है कुछ पिगमेंट्स को रखते हैं जिन्हें हम सैप वैक्यूल्स कहते हैं। तो ये कलर्ड होंगे और स्पेशली ये जो सैप वैक्यूल्स हैं ये बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनको कलर देने का काम करते हैं। सो दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर्स टू दी पेटल्स ऑफ फ्लावर। जो फ्लावर के पेटल्स होते हैं उनका कलर जो है बहुत से केसेस में इन्हीं वैक्यूल्स की वजह से होता है। और अगर हम कुछ प्रोटोजोन्स वगैरह की बात करें लाइक जो हमारा पैरामीशियम हो गया या उसके अलावा जो यूग्लिना वगैरह हो गया कि तो उसके अंदर हमें कुछ वैक्यूल देखने को मिलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का जो फंक्शन है वो होता है ऑस्मो रेगुलेशन में, यानी वाटर का जो बैलेंस है वो मेंटेन करने में ये हेल्प करते हैं, जो एक्सेस वाटर है उसको बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करेंगे। सो इट इज़ अबाउट वैक्यूल्स। नेक्स्ट हम अगर पराक्सीजोम्स की बात करें तो ये स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है। और पराक्सीजोम्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं इन बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, दोनों के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स में जो है ये यूजुअली जो आपके फोटोसिंथेटिक सिंथेटिक सेल्स हैं वहां पर प्रेजेंट होते हैं, और प्लांट्स के केस में जो इनका फंक्शन है वो फोटो रिस्पिरेशन में रहता है। so they help in photo respiration in case of plants as they are present in the photosynthetic cells।
और अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स में इनका एक फंक्शन जो है वो रहता है कि जो डिटॉक्सिफिकेशन यानी जो टॉक्सिन्स हैं उनको बॉडी से रिमूव करने में भी हेल्प करती हैं। उसके अलावा दे कंटेन एंजाइम्स, ऑक्सीडेसिस एंड कैटालिसिस। जो आपके ये एंजाइम्स हैं ऑक्सीडेसिस, ये प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स होते हैं और जो कैटालिसिस हैं ये डिस्ट्रॉइंग एंजाइम्स होते हैं, यानी चीज़ों को डिस्ट्रॉय वगैरह करने में हेल्प करते हैं। तो यानी कि ये जो पेरोक्सिसोम है इनका रोल जो है ये मेटाबॉलिज्म के अंदर भी है एनिमल्स के केस में। तो अभी हमने जो पेरोक्सिसोम्स की बात की तो प्लांट्स के केस में जो कुछ पेरोक्सिसोम्स हैं प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम ग्लायोक्सिसोम्स बोलते हैं। सो दे आर ग्लायोक्सिसोम, दे आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल। और ये जो है इनका रोल भी वही रहता है, फैट्स की मेटाबॉलिज्म, बीटा ऑक्सीडेशन करके एक साइकिल होती है जिसमें फैट जो है उनको ब्रेक डाउन किया जाता है। और ये आपकी जो जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं, जो एंडोस्पर्म है सीड का उसमें पाया जाता है। जो आपकी ये ऑर्गेनेलीज हैं ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है। उसके अलावा एक और ऑर्गेनेली है दैट इज फेरोजोम, इट इज आल्सो अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली। इसको ओलियोजोम भी कहा जाता है और इसका फंक्शन जो है वो भी स्टोरेज और जो लिपिड की सिंथेसिस है उसके अंदर रहता है। ये भी ईआर से बनती है एंड इट इज आल्सो फाउंड इन द सीड ऑफ प्लांट्स। सो नेक्स्ट इज साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो है ये आपकी सेल के अंदर एक आपको बहुत बड़ा नेटवर्क देखने को मिलता है फिलामेंट्स का। बहुत सारे जो फिलामेंट्स हैं या फाइबर्स वो एक नेटवर्क बना रहे होते हैं जिसे हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं। तो ये सेल के अंदर जो है आपको एक बहुत बड़ा मेशवर्क देखने को मिलता है। और इसमें जो डिफरेंट फाइबर्स होते हैं उनकी हम बात करेंगे। इसको हम तीन में डिवाइड कर सकते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। ओवरऑल अगर हम देखें एक तो जो आपका साइटोस्केलेटन है वो आपका जो सेल है उसके अंदर क्योंकि डिफरेंट मेम्ब्रेन्स और डिफरेंट जो पूरा सिस्टम है उसको सपोर्ट करने का ये जो है काम करता है। उसके अलावा तीन मेन फंक्शन ये परफॉर्म करता है। फर्स्ट इज दैट इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। उसके अलावा ये डिफरेंट जो आपकी कुछ ऑर्गेनेलीज हैं या बाकी कुछ वेसिकल्स हैं उनको जो है मूव करने में हेल्प करता है, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। और तीसरा जो है ये आपकी सेल जो है उसकी शेप को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। और इसको जैसे हमने कहा कि तीन में हम जो है कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो ये जो आपकी सीलिया, फ्लैजिला और सेंट्रियोल्स है वो सभी माइक्रोट्यूब्यूल के ही बने होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जो सीलिया हैं दे आर स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस और फ्लैजिला थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। और सेंट्रियोल जो है ये भी एक ऑर्गेनली ही है जो कि एक्चुअली अगर आप सेल डिवीजन आपने जो पढ़ी है तो वहां पर आप जो स्पिंडल फाइबर की बात करते हो तो वो जो स्पिंडल फाइबर बनाने का काम है वो सेंट्रियोल का ही होता है। और यहाँ पर अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट देखें सीलिया और फ्लैजिला के अंदर तो हम बोलते हैं इट इज 9+2, यानी इससे कि अगर यहाँ ये हम एक सेक्शन लें हमारे सीलिया या फ्लैजिला की तो ये डुप्लेट की फॉर्म के अंदर जो है आपको देखने को मिलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से कि ये इस तरह से डबल फॉर्म में दो दो जो है इकट्ठे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 जो है इस तरह पेरिफेरी में होते हैं और दो जो है इस तरह से सेंटर के अंदर जो है आपको एक पेयर इस तरह देखने को मिलता है, तो इसी को हम बोलते हैं 9+2 एरे। तो ये जो है ये आपके सीलिया और फ्लैजिला का जो है कंपोजिशन होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। लेकिन अगर हम सेंट्रियोल्स की बात करें तो सेंट्रियोल में जो है आपको 9+0 अरेंजमेंट जो है देखने को मिलता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, यानी जो पेरिफेरी है उसमें तो आपको ये 9 जो है देखने को मिलेंगे डुप्लेट्स, बट जो सेंटर में है सेंटर में कोई भी डुप्लेट देखने को नहीं मिलेगा। तो माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ सेंटर में नहीं होंगे तो इसीलिए इसको 9+0 कहा जाता है सेंट्रियोल का और सीलिया फ्लैजिला में 9+2, ये आप याद रखेंगे। उसके अलावा जो आपकी माइक्रो फिलामेंट्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो दे आर मेनली कंपोज्ड ऑफ एक्टिन जो कि एक फाइब्रस प्रोटीन है। उसके अलावा मायोसिन भी है। मायोसिन इवन दो ये जो है एक फाइब्रस प्रोटीन नहीं है, बट एक्टिन इज अ फाइब्रस प्रोटीन जो आप पढ़ते भी हो कि जो आपकी मसल कंट्रैक्शन है उसमें ये हेल्प करती है। उसके अलावा जो आपकी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं ये नॉन कंट्रैक्टाइल होती हैं और ये कुछ एसिडिक प्रोटीन्स की जो है बनी हुई होती हैं। तो ओवरऑल फंक्शंस की हमने जो है बात कर ली कि सेल को शेप देने में और बहुत सारी चीज, जैसे हमने जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा था वहां हमने कहा था कि ईआर से जो है वेसिकल्स निकली एंड देन वो गोल्जी के पास जाएंगी एंड सो, तो वो जो वेसिकल्स को ले जाने का काम है वो भी जो ये फिलामेंट्स हैं वही करते हैं। इसमें वो कुछ प्रोटीन्स और भी इन्वॉल्व होती हैं जो कि
उनको जो है मूव कराने का जो है काम करती हैं। तभी हमने कहा था कि मोटिलिटी में भी जो है इसका रोल आपको देखने को मिलेगा। और जो हमने ये माइक्रोफिलामेंट्स वगैरह की बात की, तो ये आपको सिर्फ यूकैरियोट्स में ही देखने को मिलेंगे, ये भी आप ध्यान रखोगे। ऐसे ही जो सेंट्रोसोम है ये भी आपको जो है सिर्फ यूकैरियोट्स में देखने को मिलेगा। ये जो है प्लांट्स के अंदर भी जो है एब्सेंट होता है। जैसे हमने कहा था कि इसका जो एक सेंट्रियोल वगैरह का जो फंक्शन है वो स्पिंडल फाइबर में भी होता है, जो सेल डिवीजन के टाइम पे स्पिंडल फाइबर बनाए जाते हैं। तो ये जो है प्लांट्स में एब्सेंट है, तो वहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर बनाने का काम है वो अलग से कुछ और टाइप की स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम पोलर कैप्स बोलते हैं, वो ये काम करते हैं। और यहाँ पर अगर से इनकी बात करें, दे आर विदाउट मेम्ब्रेन, यहाँ पर आपको जो है कोई मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलेगी। और सेंट्रोजोम जो है ये डिवाइड भी कर सकते हैं, ये सेल साइकिल में भी हम पढ़ते हैं। और ये टिब्यूलिन एक प्रोटीन है उसके बने हुए होते हैं, जहाँ पर अभी हमने लास्ट स्लाइड में बात की कि 9+0 का जो आपको देखने को मिल रहा था वहाँ पर स्ट्रक्चर। और उसके अलावा फ्लैजिला की भी अगर हमने जो लास्ट बात की उसमें भी फ्लैजिलिन करके प्रोटीन होते हैं। सो ये सब है। उसके अलावा जो हमने ग्लाइक्सोसोम्स की और स्पैरोसोम की, पैराक्सिसोम्स की बात की, उनको माइक्रो बॉडीज भी कहा जाता है। ये भी आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखोगे, वो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं माइक्रो बॉडीज। उसमें जो आपकी ग्लाइक्सोसोम्स हो गए, पैराक्सिसोम्स हो गए और स्पैरोसोम्स वगैरह हो गए, उनके लिए माइक्रो बॉडीज टर्म भी जो है यूज की जाती है। यहाँ पर लास्ट में थोड़ा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मैं डिस्कस करना चाहूँगा। थोड़ा शॉर्ट में ये देखेंगे। जैसा हम जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसको जो है हम थ्रू द जो एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसके डिस्कस करते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, डिफरेंट मॉडल्स दिए गए थे। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये सिंगर और निकोलसन ने दिया था 1972 में। और ये कहता है कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक बाइलिपिड की लेयर है, यानी दो लिपिड प्रेजेंट हैं। एक लिपिड का मॉलिक्यूल ये है, एक ये है, और ये एक लेयर बना रहे हैं। ये जो है हमने लिपिड के स्ट्रक्चर में भी डिटेल में देखा है कि जो आपका ये हेड है ये पोलर होता है, हाइड्रोफिलिक। और ये जो टेल हैं ये फैटी एसिड की टेल हैं जो कि आपकी हाइड्रोफोबिक होती हैं। और जो आपके लिपिड्स हैं उनके बीच में आपको यहाँ पर ये जो ब्लू कलर में ये प्रोटीन्स दिखाई दे रही हैं। जो यहाँ पर प्रोटीन्स होती है उनको आप कैटेगराइज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन। जैसे जो प्रोटीन सेल की पेरिफेरी के ऊपर हैं, यानी कि जो आपकी लिपिड है उसके ऊपर अटैच हैं, उन्हें आप बोलते हो पेरिफेरल प्रोटीन्स, पेरिफेरल। या फिर इनको आप एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स भी बोलते हो, एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन्स। ये जो हैं आपकी सेल के सरफेस के ऊपर हो सकती हैं। और जो कुछ ऐसी प्रोटीन्स भी होती हैं जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर पाई जाती हैं, जिन्हें आप इंटीग्रल प्रोटीन्स बोलते हो, जैसे ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और कुछ में ऐसी प्रोटीन्स भी होती हैं जो सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको पार कर रही होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, यानी जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके आर पार जो है जा रही हैं, तो उन्हें हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं। और जो बहुत सारी प्रोटीन्स हैं हम ट्रांसपोर्ट में भी पढ़ चुके हैं कि वो चैनल्स बनाती हैं और चीज़ों को जो है हेल्प करती हैं आर पार जाने में। उनके लिए कई बार हम टर्म परमिएजिस भी जो है यूज़ करते हैं। परमिएजिस यानी वो प्रोटीन्स जो कि चैनल्स बनाती हैं और चीज़ों को आर पार जाने में जो है वो हेल्प करती हैं। तो एज वी नो के प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आपकी एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, कुछ सिलेक्टेड चीज़ों को जो है अलो करती है पास होने में। ये हमने ट्रांसपोर्ट वाली जो एक क्लास की थी उसमें डिस्कस किया था। उसके अलावा ये भी आप ध्यान दें कि जो आपकी कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो अटैच हो सकते हैं ऑन दी प्रोटीन्स भी। जैसे यहाँ पर आप देखो ये जो ग्रीन कलर में बताया, या इवन लिपिड्स के ऊपर भी जो है आपके कुछ कार्बोहाइड्रेट या जो है अटैच हो सकते हैं। इन्हें जो है आप ग्लाइकोलिपिड्स बोलते हो। और ग्लाइकोप्रोटीन टर्म भी हम यूज़ करते हैं, जहाँ पर आपकी जो प्रोटीन है उसके ऊपर अगर कार्बोहाइड्रेट जो है वो अटैच हों, तो इन टर्म्स को भी आप जो है वो ध्यान में रखोगे। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट में जो है हमने ऑलमोस्ट सभी बातें कर ली थी, बट वहाँ पर बल्क फ्लो की बात नहीं की थी कि कुछ चीज़ें जो हैं वो काफ़ी लार्ज अमाउंट में जब ट्रांसपोर्ट करती हैं तो वो एक्चुअली आप ये दो टर्म्स याद रख सकते हो, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस जो है इसको हम सेल ईटिंग भी बोलते हैं,
और पिनोसाइटोसिस जो है इसको हम सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं। इवन जो हमारे डब्ल्यूबीसी हैं वो भी फैगोसाइटोसिस शो करते हैं, और इवन जो बैक्टीरिया वगैरह की भी हम बात करते हैं, या एमीबा हो गया से यहाँ पर कोई पार्टिकल है तो जो आपका से कि कोई भी सेल है, इवन हम अमीबा में भी बात करते हैं, जो उसकी स्यूडोपोडिया वो एक्सटेंड करेंगे, इसको अपने अंदर ले लेंगे, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और देन ये जो से कि फूड का कोई पार्टिकल था, फूड वैक्यूल बनेगा, और उससे एनर्जी लेने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको ये सेल से बाहर भेज दिया जाएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। और पिनोसाइटोसिस की बात करें तो इससे आप बहुत सारे कुछ सॉल्यूट्स होते हैं या कुछ आयंस वगैरह भी होते हैं जिनको जो है सेल अपने अंदर लेता है।